सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने YouTube चैनल अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे छात्र छात्राओं, हमने पिछले वीडियो में BSCR के पोलिटिकल साइंस के 12th क्लास के पेपर को सोल्व करने का प्रयास किया था और इस वीडियो में हम उसी पेपर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं अति लघुत्तरात्मक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 1967 में आसियान स्थापना का उद्देश्य क्या था? देखिए, सबसे पहले तो क्या है, आसियान एक संगठन है। क्या है? एक संगठन है और इसका जो है 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1967 में। ठीक है, आसियान। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? देखते हैं। देखिए, 1967 में आसियान ASEAN, ठीक है, की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना, सदस्य देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करना और बाहरी हस्तक्षेप से बचाना था। देखिए, बहुत ही बड़ा उद्देश्य था इनका कि भाई अपने जो देश है, कौन कौन से देश है? जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित जो देश है, उनका जो है उनका आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना और उनकी संप्रभुता की रक्षा करना। क्योंकि जो विकसित देश है वो उनको जो है किसी न किसी रूप में उनको उनकी संप्रभुता पर जो है क्या करते, खतरा बना रहे थे ना। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। इसका इंग्लिश में देख सकते हैं हम। The main objective of ASEAN established in 1967 was to promote economic growth, आर्थिक विकास करना, सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक प्रगति करना, एंड कल्चरल डेवलपमेंट और सांस्कृतिक विकास करना अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज, जो इसके मेंबर सदस्य थे उनका। साउथ ईस्ट एशिया, और कहां पर है? साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है। इट ऑल्सो एम टू मेंटेन रीजनल पीस, और कैसा? एक क्षेत्रीय शांति स्थापित करना कि आपस में युद्ध नहीं हो, अशांति ना हो, एंड स्टेबिलिटी, स्थिरता स्थापित करना, रेस्पेक्ट द इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी ऑफ मेंबर कंट्रीज, और जो सदस्य देश है उनकी जो है स्वतंत्रता और संप्रभुता की क्या करना, सम्मान करना, एंड अवॉइड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, और बाहरी जो हस्तक्षेप है विकसित देशों का उनको कम करना। एक संगठन बनाया उन्होंने कि भाई हम जो है मिलकर जो है अपना एक दूसरे का जो है क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और बाहरी जो दूसरी ताकतें हैं उनको जो क्या करेंगे, उनको अपने यहाँ पर हस्तक्षेप करने से रोकेंगे। ठीक है, अगला देखिए। हाँ, यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे किस बात का प्रतीक है? व्हाट डू द 12 स्टार्स इन द फ्लैग ऑफ द यूरोपियन यूनियन सिंबलाइज? देखिए, यूरोपियन यूनियन में जो है शायद 14 या 12 देश के आसपास है ना। तो उनका जो है उद्देश्य क्या है? उनका जो 12 जो सितारे किस बात का प्रतीक है, क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? देखते हैं। यूरोपियन संघ के झंडे में 12 सितारे यूरोप की एकता, पूर्णता का प्रतीक है। किसके प्रतीक है? वहां उनकी एकता और पूर्णता का प्रतीक है। ये सितारे यूरोप के 12 मूल सदस्य थे। तो शुरुआत में जो यूरोपियन यूनियन बनी तो उसके कितने सदस्य थे? 12 थे। कितने थे? 12 देशों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि ये संख्या 12 पूर्णता और एकता का प्रतीक है। शुरुआत में जब यूरोपियन यूनियन का जो है संगठन बना है, ये संघ बना, तो उसमें शुरुआत में 12 कंट्री जो इसमें शामिल थे। ठीक है, अब उसकी संख्या बढ़ गई है। तो वो किसका प्रतीक है? वो 12 सदस्यों का प्रतीक नहीं है, बल्कि किसका? पूर्णता और एकता का प्रतीक है। यूरोपियन संघ के झंडे का डिजाइन 55 में बनाया गया था, जब यूरोपियन संघ के पूर्ववर्ती संगठन यूरोपियन को ऑपरेशन काउंसिल ने इससे अपनाया था। झंडे में नीले रंग का क्या पृष्ठभूमि है, इस पर 12 सोने के सितारे हैं। नीला रंग यूरोप का प्रतीक है, जबकि 12 सितारे एकता और पूर्णता का प्रतीक है। बस इतना ही याद नहीं करना है। द 12 स्टार्स ऑन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग सिंबलाइज यूनिटी, एकता, कंप्लीटनेस, पूर्णता, नोट द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज, ये उनके संख्या के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। द डिजाइन, है ना, किसकी बात कर रहे हैं? एकता और पूर्णता की। द डिजाइन क्रिएटेड इन 1955 फीचर्स अ ब्लू बैकग्राउंड विद 12 गोल्ड स्टार्स
रिप्रेजेंटिंग यूरोपियन एंड इट्स यूनिटी। तो आपको किसका लिख देना है कि द 12 स्टार्स ऑन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग सिंबलाइज यूनिटी एंड कंप्लीटनेस, नॉट द नंबर ऑफ द मेंबर कंट्रीज। बस इतना सा कर दोगे आप। भारत के कौन से पड़ोसी राष्ट्र के साथ की नीति लुक ईस्ट वर्ष 2014 के बाद से एक्ट ईस्ट के नाम से जानी जाती है? देखिए भाई, इंडियाज पॉलिसी विद विच नेबरिंग कंट्री नेशन इज नोन एज लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट सिंस 2014। देखिए भाई, सबसे पहले तो क्या था कि लुक ईस्ट, ईस्ट यानी कि हाँ लुक ईस्ट, लुक ईस्ट जो वर्ष 14 के बाद से एक्ट ईस्ट की नीति है। पहले तो क्या था लुक ईस्ट यानी कि जो हमारे देश है, आसपास के पड़ोसी देश है, उनका तरफ ध्यान देखना है ना। लेकिन 14 के बाद में इसमें बदलाव हुआ, क्या हुआ, एक्ट ईस्ट, यानी कि उनके साथ में काम करना है। जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र है, पड़ोसी देश है, उनके साथ में जो है काम करना। देखते हैं, भारत के पड़ोसी देशों के साथ नीति को नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहा गया है। क्या गया है कि पड़ोसी पहले, पड़ोसियों को हम पहले क्या करेंगे, तवज्जो देंगे, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे और उनके साथ में हमारा जो है अच्छा जो है फ्रेंडली जो है ना, क्या होगा, एक जो है फ्रेंडली वे से हम जो है उनके साथ में रहेंगे। कह रहा कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ नीति को नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहा जाता है, जिसे 14 के बाद से लागू किया गया। यह नीति भारत के पड़ोसी देशों जैसे कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार के संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। ठीक है, इस नीति के तहत भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। इसके अलावा भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय एकीकरण और कनेक्टिविटी को, यानी कि रोड वगैरह बढ़ा दिया, उनकी सपोर्ट की है ना। तो कह रहा है इंडिया पॉलिसी टुवर्ड्स इट्स नेबरिंग कंट्रीज इज नोन एज द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। क्या कहा गया उसको कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के नाम दिया गया उसने, विच हैज बीन इन प्लेस सिंस 2014। तो 2014 से जो है ये लागू है। दिस पॉलिसी फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग रिलेशंस विद इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार, है ना। जो इंडिया के जो है पूर्व में जो देश स्थित है, उनकी जो है बात जो है यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, साफ्टा का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज साफ्टा? राइट द फुल नेम ऑफ साफ्टा। केवल आपको जो है नाम बताना है, पूरा नाम क्या है। साफ्टा का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। क्या है? साउथ एशियन, एस से साउथ एशियन फ्री ट्रेड यूनियन, यानी कि जिसे हिंदी में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन जो दक्षिण एशिया के देश है उनमें आपस में क्या है, उनमें जो है क्या किया जाए, आपस में मुक्त व्यापार, यानी कि कोई भी टैक्सेस जो है आपस में जो है नहीं लगाए जाए। जो आयात निर्यात हो रहा है एक देश से दूसरे देश में, वो बिना किसी इसके टैक्स के जो है लाया ले जाया जाए। तो उसमें कौन कौन से देश है? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, जो सारे देश इसमें सब होते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। इट्स साफ्टा स्टैंड फॉर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। आपको बस केवल इसमें पूछा तो इतना ही है, इसका फुल नेम लिखना है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इट्स अ ट्रेड एग्रीमेंट एम्ड एट प्रमोटिंग फ्री ट्रेड अमंग साउथ एशियन कंट्रीज विद मेंबर्स कंट्रीज, यानी कि इन देशों में जो है आपस में जो व्यापार होगा वो फ्री ट्रेड होगा, टैक्सेस जो है नहीं लगाए जाएंगे। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान इसमें शामिल है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के में कब शामिल हुआ? बस छोटा सा जवाब देना आपको, कब शामिल हुआ? देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को नहीं, हाँ, भारत संयुक्त संघ का सदस्य, हाँ, कब बनाई भाई? 30 अक्टूबर 1945 को जो है इसका सदस्य बना था। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था। जब इसकी स्थापना हुई 45 में, तो भारत उसका शुरुआती सदस्य था। इसकी स्थापना के समय से ही इसका सदस्य है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और आदर्शों को हमेशा से जो फॉलो किया है। बस केवल कितना करना है? 30 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वप्रथम सरकार किस राज्य में और कब बनी? कम्युनिस्ट पार्टी कहां पर है? साउथ में है। साउथ में कहां पर? केरला में है। देखिए, लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी पहली सरकार केरल में बनी, जिसका नेतृत्व EMS नंबूदरीपाद ने किया था। यह 1957 में हुआ था। ठीक है, 57 में जो है CPI, इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? CPI। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। द फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म्ड थ्रू
democratic elections was in Kerala led by EMS नंबूदिरीपाद in 1957। बस दो चीजें पूछिए, 57 में और कौन से राज्य में? केरला में। ठीक है। मतदाता सूची के पहले प्रारूप में महिला मतदाताओं के नाम कौन से नाम से दर्ज किए गए हैं? बाय व्हाट नेम्स वर द नेम्स ऑफ वुमेन वोटर्स रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द। देखिए शुरुआत में जब मतदाता सूची बनी तो हमारे यहाँ पे जो काफी पारंपरिक लोग थे अपना नाम छिपाते थे, लेडीज के नाम छिपाते थे, तो उसमें थोड़ा सा क्या था, रूढ़िवादिता थी यहाँ पे। तो उसमें क्या था कि भाई फला की जो है घरवाली है ना, फला की पत्नी, ऐसे नाम लिख दिए। भारत में पहली मतदाता सूची 51-52 में तैयार की गई थी। उस समय सामाजिक परंपराओं और रूढ़िवादिता के कारण कई महिलाओं ने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने से मना कर दिया था, इसलिए महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम थी। इनमें से कई महिलाओं ने अपने नाम के बजाय अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ उनके संबंधों, जैसे फलाने की अम्मा, फलाने की पत्नी के नाम से पंजीकरण कराया था। बस इस तरह से जो है इसमें आप कर दोगे। इन इंडिया फर्स्ट वोटर लिस्ट 1951-52 मैनी वुमेन वर रजिस्टर्ड अंडर देयर रिलेशनशिप विद मेल फैमिली मेंबर्स, वाइफ ऑफ फला है ना एक्स, ड्यू टू सोशल नॉर्म्स एंड हेजिटेशन। ठीक है, इतना सा आप लिख दोगे। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था कौन सी और कब बनाई? भाई पहले योजना आयोग थी, फाइव प्लानिंग बनाती थी, अब उसके स्थान पर 14 में जो है 15 में बदलाव किया है, उसको देख लेते हैं। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, किसका निर्माण किया है? नीति आयोग का जो गठन किया है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की? 1 जनवरी 1915 को की। बस इतना सा इसमें जवाब देना। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल, और नाम पूछे तो आप देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका नाम है। ठीक है, द इंडियन गवर्नमेंट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन विद नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। On January 1st, 2015, नीति आयोग एम्स टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारी बात की बातें आप जो है बड़े क्वेश्चन आए तो उसमें कर सकते हो। ठीक है, 1944 में उद्योगपति द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के संयुक्त प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? एक मिनट, हमारे जो है इसमें जो है, हाँ इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को। उन्नीस सौ 44 में उद्योगपतियों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था लाने के संयुक्त प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, क्या कह रहे हैं कि 1944 में उद्योगपतियों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के संयुक्त प्रस्ताव, एक प्रस्ताव पारित किया गया था सभी उद्योगपतियों ने, तो उसको किस नाम से जानते हैं? देखते हैं किस नाम से जानते हैं। देखिए द जॉइंट, हाँ 1944 में उद्योगपतियों द्वारा, क्या कह रहे भाई, 1944 में उद्योगपतियों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के संयुक्त प्रस्ताव को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। किस नाम जानते हैं? बॉम्बे प्लान।
यह योजना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें जीडी बिड़ला, जेआरडी टाटा और अन्य शामिल थे, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करना था। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए। द जॉइंट प्रपोजल बाय इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन 1944 फॉर planned economy is known as the Bombay Plan. It was drafted by prominent industrialists like G.D. Birla, J.R.D. Tata and others, aiming to develop India's economy. देखिए, इनके द्वारा भारत को विकसित करने के लिए भी कहा है ना। जम्मू कश्मीर के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? बस सीधा सा नाम है, ठीक, आपको जवाब देना है कि पहली जो है मुख्यमंत्री जो है कौन है, किसकी? जम्मू कश्मीर की। ठीक है, ज़्यादा इसमें आंसर जो है देना नहीं है। तो जम्मू कश्मीर फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन है? इस महबूबा मुफ्ती। कब इसने लिया? 4 अप्रैल 2016 को जो है ये पीडीपी बीजेपी जो है कोalition गवर्नमेंट है ना, उसकी जो है मुख्यमंत्री है। ठीक है, इंग्लिश में देखना चाहो तो देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इज महबूबा मुफ्ती, शी टुक ऑफिस ऑन अप्रैल 4, है ना, ये वाला हो जाएगा। अगला देख लीजिए। तलाक से जुड़े अधिकारों के लिए मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित किया? देखिए, आपको पता है मुस्लिम समाज में जो है जो तलाक की प्रथा है, तो उसका जो है मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित किया गया? तलाक से संबंधित है ये। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से संरक्षण देने और तलाक के बाद उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो कब है? अधिनियम 2019 को। ठीक है, इस अधिनियम के तहत 3 तलाक को अवैध और शून्य माना जाता है और इसका उल्लंघन करने वाले को 3 साल की तक की जेल भी हो सकती है। ठीक है, इसमें द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 was enacted to protect Muslim women from triple तलाक and safeguard their rights post divorce। ठीक है, यानी कि वही है 3 तलाक, है ना भाई, उनको जो है एक्ट हुआ और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, महिलाओं का सुरक्षा के लिए 3 तलाक को जो है एक तरह से रोका गया। द एक्ट डिक्लेयर्स ट्रिपल तलाक वॉइड, इसको शून्य माना गया, इलीगल है ना, गैर कानूनी है, विद पेनल्टीज इंक्लूडिंग अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफेंडर्स, और जो ऐसा करता है तो 3 साल की सजा भी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 1989 के आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विपक्ष में बैठने वाली पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी थी। कौन सी थी भाई? कांग्रेस पार्टी थी। 1989 के आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विपक्ष में बैठने वाली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। कांग्रेस ने कितने 197 सीटें जीती, लेकिन उसके बावजूद भी कहां थी? ये विपक्ष में जो है बैठी। तो क्या हो जाएगा? इन द 1989 जनरल इलेक्शन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट पार्टी बट एंडेड अप इन ओपोजिशन विनिंग 197 सीट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने जो है अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस जो है यहाँ पर जो है हमने 10 क्वेश्चंस में सोल्व किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी और आपके एक्स्ट्रा मार्क्स प्राप्त करने में मदद करेंगी। धन्यवाद।